पुलिस का ये रवैया, ये व्यवस्था देखिए कैसा मारा जा रहा है। आप देख सकते हो कि व्यक्ति के पीठ में कांच घुस रहे हैं, पीठ में कांच घुस गए हैं। ये रिक्वेस्ट है आपकी, ये इनकी रिक्वेस्ट है, देख लो। आप उतरो। जा रहे हैं मैडम, जा रहे हैं। चलो भैया, पीछे कोई नहीं आ रहा। हाथ भी मत लगा देना, हाथ भी मत लगा देना, वर्दी उतरवा दूंगी, ध्यान रखना। आप लोग आरामपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, जनता को ये आप लोगों को धक्का क्यों मार रहे हैं? इसका कारण इन लोगों ने डरे हुए मोदी भी कर रहा है, पुलिस वाले भी अत्याचार कर रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है थोड़ी बहुत भी। सबसे पहले तो उनकी माता जी का अपमान किया, हमारा अपमान नहीं हुआ है, उनकी माता जी का अपमान हुआ है। आज इस देश में जब उनकी माँ की इज्जत नहीं है, वो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर पाए, तो हमारी क्या करेंगे? सम्मान इस देश में बिल्कुल नहीं। और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बोलना चाहूंगी कि इस देश के प्रधानमंत्री को आप लोगों की तरफ से डंडों से भी बुरा हाल किया है इन लोगों ने। हमारे भाई एक भाई पे, एक महिला पे 10-10, 20-20 पुलिस वाले अत्याचार कर रहे थे अंदर। चलते बोलो ना, इतना अत्याचार ही नहीं करते। धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसके बावजूद पुलिस को ऐसी क्या वजह पड़ गई, ऐसा क्या कहा पड़ गया कि आप लोगों को हटाना? इन्हें बुरा लगा, इन्हें ये बुरा लगा कि हम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती तो ये खुश होते, जिन्होंने हमें हमेशा कहा था, जो हिंदूवादी सरकार थी उसने इतनी बदतमीजी करी है कि जो लोग चोला पहन के बैठे हुए थे, गुरु थे, संत थे, उन्हें उठा के चारों के पैर उठा के नीचे रगड़ते हुए ले गए, चोट आई है उनके। जो माइक का ध्यान रखना प्लीज। शांतिपूर्ण तरीके से धरना करते हुए और हमारे देश के बाहर का झंडा लहराते हुए देश के युवाओं को, समाज के लोगों को देखिए किस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से उनको कपड़े फट गए हैं। पुलिस का ये रवैया जाति आधार आरक्षण को सरकार खत्म नहीं करना चाहती है। सरकार की मंशा साफ दिख रही है और जो प्रदर्शनकारी, जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से या जो किसी प्रकार से यहाँ पर आए थे, उन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बस में बंद करके लेकर जाया जा रहा है। एक बार मेरे सहयोगी कैमरा इस तरफ करेंगे। मेरे को घसीट के लेके आए, कपड़े ऐसे पकड़ के खींच के लेकर आए। कोई पीछे से ऐसा प्रेशर दे रहा है कि कोई नेता कि आप ऐसे घसीट के ले जाओ, मतलब पूरा रोड पे इनने मेरे को घसीटा है, कपड़े भी गंदे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांति से, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है। मोदी जब देखता है, नरेंद्र मोदी स्वर्ण विरोधी। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ ना, फिर मेरे साथ रहे। बंदे 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 बंदे। यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो। जब मोदी डरता है, ये सुवर्णों के बच्चों के साथ जो अयोग्य यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करके यूजीसी का जो रूल लाया गया है, वो सुवर्णों के बच्चों के लिए नहीं, पर मान लो कि ओबीसी जो एससी एसटी से आते हैं, उनके बीच का जो संबंध है, अभी तक यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे पढ़े, आप पढ़े हो, मैं पढ़ूं, ये पत्रकार साहब पढ़े हुए, तो सबका रिलेशन अच्छा बना रहता है। ये उनके रिलेशन के बीच में खाई डालने का एक है। पहले ये एसटी एससी लाए, अब हमारे बच्चे बाकी रह गए थे तो बच्चों के बीच में लाए। दूसरी बात हमारी ये है कि 10 साल के साथ आरक्षण का मिला हुआ था, नहीं गाने दिया। आज बहुत अच्छा किया, मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो भी किया बहुत अच्छा किया है और बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हमें पता तो लगा कि नहीं, हम लोग यहाँ आने के बाद हम लोगों को कुछ मिला।
हमारी आंखें तो खुली, जो हिंदुत्व का चोला हम लोग ओढ़े हुए थे, जिनके सहारे हम तुमको वोटिंग करते थे, तन मन धन से केवल एक ही गीत गाते थे कि हर घर मोदी, बीजेपी बीजेपी। आज हम लोगों को आंखें खुल चुकी हैं और मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो बात फिनिश है। हम फिर आएंगे, सबको मैं फिर फिर आएंगे, इस बार और मजबूती से आएंगे। चैलेंज देता हूँ, हम फिर आएंगे। ये हमारी जांच पड़ताल में आप पे कमी तो है नहीं, आप तो जानते ही हैं कितने लोग हैं। आपने अब तो बॉर्डर पे रोक लिया, अगली बार कैसे रोकोगे याद रखना इस बात को। अगली बार आप कैसे रोकोगे याद रखना, क्योंकि ये एक छोटी चिंगारी थी इस देश की, इसे शांतिपूर्ण रूप से बुझाने के काम आपका था। कुछ महिलाएं जो इस प्रदर्शन में थी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रही थी, नारेबाजी कर रही थी, जो कि देश के समर्थन में थे, देश के खिलाफ एक भी नारा नहीं था, उन लोगों को मारा गया और वो रोते हुए यहाँ से गई हैं। आपने पीछे का अगर लोगो देखा हो, जो बैनर था वो झंडा था देश का, तिरंगा था, तिरंगा। तिरंगे के नीचे हो रहा था ये प्रोटेस्ट, जिसके नीचे ये सरकार के दलाल आकर के हमें गर्दन से उठा के ले जा रहे हैं, हमको ये आतंकवादी हैं। महिलाओं के कपड़े भी फाड़े गए हैं। तो अब क्या हो गया था आपसे? शाहीन बाग में तो आपसे एक भी नहीं उठाया गया, कश्मीर में आपसे एक नहीं उठाया गया, यहाँ आ गए सीजेपी प्रोटेस्ट में, वहां कॉकरोचेस को तो आपको उठाया नहीं गया, तब तो आप डर गए, एक्सेप्शन बोल के हाथ जोड़ लिया, मुंह पे थप्पड़ खा लिए। ये वही काकरोच, ठीक है, उनको परमिशन मिल जाती है, उनके लिए तुम रात को 2 बजे हेलो फ्रेंड्स कह के आ जाते हो, लेकिन हम लोग क्या देश के बच्चे नहीं हैं? हम लोगों के लिए क्यों नहीं आए? हम लोगों की क्या पीड़ा नहीं है? हम लोगों को कोई दर्द नहीं है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, भारत में जो मेरी बात सुन रहा है, वो जो स्वर्ण समाज से बिलोंग करता है या नहीं भी करता है, इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता है, 23 अगस्त दिन रविवार को रामलीला मैदान में आप आइए। ये जो भारत में सामाजिक और जातिगत व्यवस्था जो पूरी तरीके से खराब हो गई है, उसको सुधारने के लिए ये अच्छा कदम उठाया जा रहा है। आप सब इसमें सम्मिलित होइए और मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी से कि इसमें गार्जियन भी आए जो अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। धन्यवाद। ये सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं है, ये भारत को फिर से गुलाम बनाने की साजिश है, और ये खाली एक आदमी एक पार्टी की बात नहीं है, ये भारत को पूरा विश्व चाहता है कि भारत कभी आगे बढ़ ही ना पाए, इसीलिए ऐसा कानून बनाया जा रहा है और ऐसी जातिगत व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, जो कि हजारों सालों से हमारे सवर्ण भाई और दलित भाई आपस में मिल के रहे हैं, उनको बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हम स्वर्ण है, हमें करने दो चुपचाप और हमारी बातों को मानो। हम आरक्षण हटाओ के आंदोलन के वो नहीं करेगा, पर आरक्षण हटा दो, आरक्षण लाओ, लेकिन किस बेसिस पे? आर्थिक बेसिस पे। आपको क्या लगता है एसटी एसटी में सब अमीर हैं, सब गरीब हैं? उसमें भी अमीर है जो गरीब का हक मार रहे हैं। हमारे स्वर्ण में भी वो गरीब वो अमीर है जो गरीब का हक मार रहे हैं। पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया, काफी सारी भीड़ को यहाँ से भगाने की कोशिश करी, और कुछ जो लोग यहाँ पे अपने शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उन लोगों को यहाँ से भगाने के में पुलिस जो है काबिल भी हुई और यहाँ से उन लोगों को भगा दिया। अभी आगे की क्या रूपरेखा है और आप जनता के लिए और पुलिस के लिए और जो सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बात सबके लिए सेम है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी। आज हमें डिटेन कर लिए, कल सुबह फिर हम 8 बजे आएंगे। आज ये कह रहे हैं ना कि 5 बजे शाम तक ही था ऑफर अंदर जाने का, हम कल सुबह 8 बजे आएंगे और फिर देखते हैं कैसे रोकते हैं हमें। देखिए, आपको मैं समझाना चाहती हूँ रिजर्वेशन क्या होता है। अगर मेरा पाँव टूटेगा तो मुझे बैसाखी डॉक्टर देगा, डॉक्टर का काम है मुझे बैसाखी देना, पर 2 महीने के लिए, जब तक मैं रिकवर नहीं होती उसके बाद डॉक्टर का ही काम है मेरे से बैसाखी ले लेना। तो जिन लीडर्स ने ये रिजर्वेशन दिया था, 10 साल के लिए दिया था, उनका दायित्व और कर्तव्य बनता था इसको वापस लेना। उन्होंने वापस नहीं लिया, उन्होंने आजीवन के लिए दे दिया। इससे क्या हुआ? देश हमारा विकलांग हो गया। आज युवा विकलांग है, देश हैंडीकैप है, और इसीलिए देश डेवलप नहीं हो रहा। तो रिजर्वेशन तो जड़ से हटेगा, बट इसमें मैं कहूँगी माइनॉरिटीज़ को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन हटाने का मतलब उनके अधिकार छीनना नहीं है। हम बहुत इज्जत से और बहुत बेहतर उनके लिए सोचेंगे और करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप उनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट देंगे, एक अच्छा एजुकेशन देंगे, एक अच्छा हेल्थ केयर देंगे और एक अच्छा वातावरण देंगे रहने के लिए, उनको किसी भारतीय को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। एक बार में मतलब 12 साल की मार्केटिंग आज 12 मिनट में खत्म हो गई। 12 साल की मार्केटिंग सत्ता में बैठी सरकार की 12 मिनट में खत्म हो गई। तो प्रभु जब बैठे हैं हम पे कृपा करने के लिए। बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं जब से बीजेपी बनी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी तब से हम कोर वोटर हैं, और आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना, तो ये भूलेंगे नहीं, याद रखना। जैसे 24 में याद दिलाए थे हम बीजेपी को, वैसे फिर याद दिलाएंगे आने वाले समय में भी, हम भूलेंगे नहीं। याद रखें, बीजेपी मोदी जी और यहाँ जो दिल्ली में मैडम की सरकार है, भूलेंगे नहीं। 2024 याद दिलाएंगे फिर से, आने दो। हमारे देश को आज़ाद हुए, पहला हमारा जो देश आज़ाद हुआ था 1947 को, और आज
2026 के काल में जी रहे हैं, लगभग 80 वर्ष हो चुके हैं। जब ये बोला गया कि देश की आज़ादी के समय हमारे समाज को लोग पिछड़ा था, ठीक है, जब हमारा समाज पिछड़ा था और सरकार ने बोला कि हम धीरे धीरे 10-10 साल तक हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन को हम धीरे धीरे लोगों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक सरकार ने ना तो कोई समय समय पर कमेटी बनाई है, ना ही कोई उस पर रूपरेखा तैयार की है। जब रूपरेखा और कमेटी तैयार ही नहीं हुई है, अब ये बताइए देश को आज़ाद हुए 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो ये तो हमारी गलती थोड़ी ना, ये तो सरकार की गलती है। सरकार यहाँ समस्या ये पैदा कर रही है कि अभी कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो उस पॉइंट को उठाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उससे वोट बैंक की राजनीति चल रही है। सिंपल सी बात है, जब वोट बैंक की राजनीति होगी तो इससे देश का भविष्य अधर में लटक जाएगा। किसी भी पुलिस वाले के साथ किसी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं की, और बल्कि हमारे जितने भी बहन बेटियां बुजुर्ग आए थे उन सबने गुलदस्ता देकर, फूल देकर इन सबका स्वागत किया पुलिस वालों ने। अनुच्छेद 16 जो है भारत का संविधान, वो हमें ये आज़ादी देता है कि हम अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रख सकते हैं। और शांतिपूर्ण तरीके से ही समर्थ समाज आज मथुरा जंतर मंतर पे और मथुरा और अन्य जगह से आए हुए लोग, अन्य राज्य से आए हुए लोग ये दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी बात को रख रहे थे। उसके बावजूद भी पुलिस का जो रवैया था, उन लोगों के साथ में मारपीट करना, उनके ऊपर डंडा लगाना, अभी देखो पीछे से पुलिस वाले आए हुए हैं, एक बार कैमरामैन उनको लेने की कोशिश करना, अपनी बात रखने के लिए कर रहे हैं। ये मजबूर है, ये हमारे जो पुलिस वाले हैं ना, ये मजबूर है। इनके ऊपर की सिस्टम को समझने की कोशिश करो। ये भारत की सत्ता, देश में भी सत्ता किसकी है? कांग्रेस, बीजेपी की। और संगठन तो होना पड़ेगा, क्योंकि जनबल में वो ताकत है। अगर जिस जनबल होगा हमारे पास, तो जनबल की दम पर जो कॉकरोच यहाँ आए थे ना, कांग्रेस जनता पार्टी, जो माहौल देश में उन्होंने जो बनाया था, यहाँ पूरे देश ने देखा था कितना नंगपन यहाँ उन्होंने फैलाया था। हमारे जो बच्चों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, सारे बच्चे, एक ने भी क्या नाम है यहाँ अभद्रता नहीं किसी आदमी से की। अभी साधुओं के साथ में पुलिस वालों ने जो है कपड़े उतारते हुए उनके साथ में नग्नता करी, और नग्नता करने के साथ साथ उन लोगों के साथ में मारपीट करी। कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो साधु संत आए थे उनके कपड़े उतार दिए थे, और उन लोगों के जो अंदर के पहने हुए कपड़े थे, जिसको हम लंगोटी बोलते हैं, वो तक उतार दिए गए थे। तो ये क्या पुलिस का रवैया सही था? ये पुलिस को करना चाहिए था? यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो कर रही है, काकरोचों के संग कहाँ थी 1 महीने तक? आज हमारे संग जो बर्बरता हुई है, हमारे फोन तक छीन लिए गए, हमको लाइव वीडियो तक नहीं बनाने दी जा रही थी, तब ये कहाँ चले गए थे दिल्ली पुलिस के जवान? हम तो इनका सम्मान आज भी करते हैं, तब भी कर रहे थे और आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, मगर वो तो इनको गाली बकते थे, तब कहाँ थे ये दिल्ली पुलिस के जवान? दिल्ली पुलिस के जवानों का ये कहना है कि यहाँ पर जो परमिशन तो उनके पास भी नहीं थी, उनके पास भी 5 बजे तक की परमिशन थी, परमिशन तो हमारे पास भी है, फिर हमें क्यों नहीं बैठने दे रहे? हम लोग जनरल कास्ट के हो गए, हमारा अपराध हो गया क्या जनरल कास्ट में जन्म लेना? जिंदगी भर हम बस तिरस्कारी देखते रहेंगे। कोई कहता है 3000 साल पानी नहीं पीने दिया, किसने पानी नहीं पीने दिया भैया? बस आप भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाई की, कुछ बने, अच्छे लेवल पे गए, कब गए? रिजर्वेशन नहीं था उस टाइम। आज रिजर्वेशन होने के बाद भी क्या हो रहा है? कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा। आपको मैं सरकार को कह रहा हूँ कि सरकार को स्वर्णों का दुख नहीं दिख रहा क्या? JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है वो पंडितों का दिया हुआ है, वहाँ पे लिख के आ रहा है ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी JNU की धरती पे। BHU मालवीय जी का दिया हुआ, वहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी BHU की धरती पे। ये क्या सरकार को नहीं दिख रहा? हमारे ऊपर भी अत्याचार हो रहा भैया। हम आप ये देखो, आप रिजर्वेशन ला रहे हो, इस पे रिफॉर्म करो। हम ये भी नहीं कह रहे तुम हटाओ, तुम रिफॉर्म करो। सरकार के पास ऐसा कौन सा पैमाना है जिससे सवर्णों का बच्चा सारे करोड़पति, अरबपति, लखपति हैं, और ST SC OBC के बच्चे उसमें जाते हैं, उनको रिजर्वेशन है। आप चलिए मेरे साथ, सर्वे में कराता हूँ। कई सारे बच्चे ठाकुर ब्राह्मण बनियाओं के बच्चे चाट का ठेला लगाए, चाय बेच रहे हैं, वो भी गरीब हैं। उन वास्तविकता में जो आधार होना चाहिए वो यही होना चाहिए। काम कर रहे हैं। आज हमें प्रॉब्लम है, हम परेशान हैं, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। किसी को शौक नहीं है कि अपना काम धाम छोड़ के, घर परिवार छोड़ के आके धरना देगा। हम परेशान है ना, स्वर्ण समाज परेशान है, इसलिए आज यहाँ पे आके धरना दे रहा है अपनी परेशानियों को हल करने के लिए। 1990 में भी हुआ था, कुछ नहीं हुआ। आज 36 साल बाद हमें मौका मिला है, हम करेंगे और लेके रहेंगे अपना हक। ये हमारा हक है, हम लेंगे। जो दोगले नेता है ना हमारे, खुद क्षत्रिय बिरादर के मेरे रिश्तेदार हैं, भिटूर सांसद भोले सिंह, ठीक है? नहीं, रुको, उनको बता रहा हूँ, रुको, एक टॉपिक ये नहीं है, वो नहीं, उनको मैं आईना दिखाना चाह रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मेरे यहाँ के नेता हैं गुन्नी सिंह, मंत्री रह चुके हैं। मेरे यहाँ की वहीं की नेता है साध्वी निरंजन ज्योति, मंत्री रह चुके हैं फतेहपुर से। मेरे यहाँ
अपने क्या बोलते हैं विक्रम सिंह, फिर भी फतेहपुर का कोई नाम नहीं जानता है। 52 लोगों के एक साथ फांसी दी गई थी इमली के पेड़ में। 52 इमली सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, कहते हैं 70 साल से 70 के 80 साल से सत्ता चलाई जा रही है ये। बेसुरेश्वर में शहनाई बजाई जा रही है ये। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा तक न दे पाए, आज ये हमको बता रहे कैसी राजनीति चलाई जा रही है। भाई प्रशासन तो ऐसा है, प्रशासन की तो हम तारीफ करते हैं, प्रशासन इतने सम्मान पूर्वक पेश आ रहा है। हाँ भैया बोलिए। श्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव जो यहाँ का था यूपी का, तो बोले थे, नारा दिए थे, बटोगे तो कटोगे। और योगी बाबा के बात पे हम लोग ने चुनाव नहीं भैया, उसमें मैं एक बात बोलता हूँ। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, हिंदू को टुकड़ों टुकड़ों में बांट। देखो से एक ही बात कहूँगा, सर्व समाज की बात है। और आज समाज से बढ़कर क्या है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ गलत ना हो, ये आवाज़ जो है उसके लिए उठाई जा रही है। और जो नेता हम लोगों को अपना कहते हैं बार बार कि तुम हमारे भाई हो, अपने हो, जाति धर्म के लेकर हमसे बातें करते हैं, वादे करते हैं, और हम उनके बहकावे में आके उनको चुन लेते हैं। तो मैं उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, आज वो कहाँ हैं? जब हमें उनकी ज़रूरत है तो वो कहाँ हैं आज, है ना? तो आज हमें ज़रूरत है सबको एक होके इस यूजीसी को रूल बैक कराने की ज़रूरत है। और ये सच में मायनों में बता रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए ना अभिशाप है ये। अगर हम इसे ना करवा पाए तो वो हमसे पूछेंगे आप कहाँ थे चाचा, आप कहाँ थे भैया, आप कहाँ थे पापा, आप कहाँ थे। ये आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी। जो भी समाज में मुद्दे लाए जा रहे हैं, जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, मैं सारे नियम का तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे नियम आम जनता को पता भी नहीं होते, लेकिन यूजीसी का नियम साफ साफ सामने आ चुका है और ये इसमें साफ साफ मंशा आम जनता समझ सकती है कि इसमें बांटने का है। आप अगर समिति में व्यक्ति नहीं रख रहे हो, वहाँ कहीं ना कहीं पार्शियलिटी, भेदभाव होने के चांस हैं। सरकार ऐसे चांस क्यों छोड़ना चाह रही है? आप मिलाइए और आराम से लोगों को बांटने मत दीजिए। लोग तो बट जाएंगे ना एक दूसरे से, अगर वो पक्ष में ये है वो है। मिलके एक साथ एक ऐसे नियम बनाए जाएं कि भैया बटने की ज़रूरत ना पड़े और जो भी समस्या है उनको आपस में बैठकर सुलझा लिया जाए। आप नियम ही ऐसा बना दोगे कि लोग बट जाएं तो ये तो खतरनाक है ना समाज के लिए, समाज का इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि यूसीसी एक देश एक कानून, और तीसरी तरफ फिर इस मामले में आप भेदभाव कर रहे हो। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश एक कानून, न कोई भी सरिया से नहीं चलेगा, कोई हिंदू कोड बिल से नहीं चलेगा। लेकिन इसी जगह पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम बार बार, मैंने सीजेपी में भी कहा था कि आप केवल बीजेपी नाम मत लो। एक्चुअली जो भी सरकार है, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं हूँ, मैं इंसानियत का समर्थन हूँ, लेकिन सारी पार्टियों की सत्ता की ये किताबों में साफ साफ लिखा है कि सत्ता ऐसे ही शासन करती है, सत्ता आपस में बांट के ही शासन करती है। और कोई भी किसी इंसान का नाम लें या ना लें, कोई भी, जैसे अंग्रेज थे उन्होंने यही किया, डिवाइड एंड रूल। अभी भी सत्ता का आधार ये बनाया जाता है कि हम बटे रहें, और जब लोग इकट्ठे होते हैं किसी एक सबके भले के मुद्दे को लेकर तो उसके साथ यही अन्याय किया जाता है। ऐसे ही डंडे बरसाए जाते हैं, ऐसी उन बेचारों को, लड़कियों को, बच्चों को अरेस्ट किया जाता है, जैसा सुनने में आ रहा है मुझे। और कुछ अच्छा बताइए तो ऐसा देखिए, कैमरा पर्सन खुद ही बोल रहे हैं कि संतों को नंगा किया गया है।